हेलो गाइस, दिस इज सी ए सुदेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। तो सर, आज का जो टॉपिक है हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, इसमें हम ये जानेंगे कि कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है? तो गाइस, इससे पहले हमने पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई थी हमारी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। वहाँ पर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। सो अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस करते हो तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। तो सर, जब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि जब हम 10, 20 और 40 की लिमिट को क्रॉस करेंगे तभी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, तो व्हाट इज दिस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, क्वेश्चन अराइज होता है। तो गाइस, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक स्पेसिफिक केसेस हैं, इसके अंदर एक स्पेसिफिक केसेस हैं। अगर आप उन केसेस में फॉल करते हो तो फिर आपकी जो 10, 20 और 40 की जो लिमिट है वो देखी नहीं जाएगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट लिमिट आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पर विदाउट एनी लिमिट आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब सर, सेकंड क्वेश्चन ये भी आता है, सर क्या हमें ये फर्स्ट डे से लेना मैंडेटरी है या फिर अगर हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं? सर, डिपेंड करता है कि फर्स्ट डे पर अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपका जो केस है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करता है, तो इवन आपने एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं करी तो भी आपको पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और ड्यूरिंग द बिजनेस आपने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो या करी है या करना चाहते हो जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केसेस में फॉल करती हैं, तो फिर आपको पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लिमिट, चाहे आप 20 लाख से नीचे हो, 40 लाख से नीचे हो या 10 लाख से नीचे हो, और फिर आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो गाइज, सर ये 10, 20 और 40 की लिमिट्स को कैसे देखें? तो सर, मैंने पार्ट 1 की जो वीडियो है ना, उसके अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस स्टेट में क्या लिमिट दी गई है और किस सर्विस के लिए या गुड्स के लिए क्या क्या लिमिट्स हैं। तो आप वहाँ पे मेरी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए गाइज, लेट मी स्टार्ट द वीडियो ऑन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। हम जानते हैं कौन कौन से केसेस कवर करे गए हैं। तो सर, सेक्शन 24 है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का। इसमें सेक्शन 24 में सबसे पहली लाइन लिखी है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22। जो सेक्शन 22 है हमारा, वो क्या बोलता है? वो है थ्रेशोल्ड लिमिट का, जो हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये कह रहे हैं कि उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो उसको भूल जाओ। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22, उसमें कुछ भी लिखा हो उसको भूल जाओ। अगर आप नीचे दिए गए केसेस में फॉल करते हो, नीचे दी गई कैटेगरीज में अगर आप फॉल करते हो तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सबसे पहला केस है सर आपका, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया इंटर स्टेट, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो जीएसटी के अंदर ना दो तरह की सप्लाई होती है, एक इंटर और एक इंट्रा। इंट्रा होती है जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो उसी स्टेट में आप सिर्फ सप्लाई कर रहे हो। जैसे हरियाणा का बंदा है, हरियाणा में बिजनेस कर रहा है, हरियाणा में ही वो अपना गुड्स सप्लाई करता है, सर्विस देता है, हरियाणा से बाहर कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, उसे इंट्रा बोलते हैं। अगर वो हरियाणा का पर्सन पंजाब, कर्नाटका, किसी अदर स्टेट में सप्लाई करता है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व हो तो फिर आपको कोई लिमिट अलाउड नहीं होगी। आपको वो ट्रांजैक्शन करने से पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे यू शुड टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यू हैव टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। अब सर, नीचे इसमें बाद में क्या हुआ, कुछ कानून में अमेंडमेंट लाई गई। कहता 20 लाख और 10 लाख जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसके लिए 10 लाख है हमारी, इज अवेलेबल फॉर इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अगर आप सर्विस के सप्लायर हो, इन दैट केस आपको 10 या 20 लाख का जो बेनिफिट है वो आपको अवेलेबल है, इवन आप इंटर स्टेट भी कर रहे हो। सेकेंड लिखते हैं जी, हैंडीक्राफ्टेड गुड्स और नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स। जो आप हाथ से गुड्स बनाते हो, जो भी नोटिफाइड गुड्स गवर्नमेंट के हैं,
अगर आप उनकी सप्लाई करते हो तो फिर आपको 10 और 20 लाख की लिमिट है, वो आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर भी। लेकिन अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और इन नोटिफाइड गुड्स में नहीं आते हो तो सर वेरी क्लियर है, फर्स्ट डे से आपको इंटरस्टेट सप्लाई में अगर इन्वॉल्व हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, कोई आपको लिमिट अलाउड नहीं होगी। सेकंड केस आता है सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट है क्या। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट क्या है सर, मान लो मैं एक स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हूँ, दूसरी स्टेट में ओकेजनली कभी कभार, वहाँ पे मेरा ऑफिस नहीं है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन करता हूँ। इन दैट केस आइडली अगर आप एक स्टेट में काम कर रहे हो और दूसरी स्टेट में भी अगर काम करते हो तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। इट मीन्स क्योंकि जीएसटी है वो स्टेट स्पेसिफिक आपको पता है रजिस्ट्रेशन है। तो आपने एक दो इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन करी वहाँ पे, फिर आप अपनी स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये तो फिर समस्या वाली बात हो गई, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर आपको वहाँ की रिटर्न्स रेगुलर बेस पे फाइल करनी पड़ेगी, आपको कंप्लाइंस भी करने पड़ेंगे। तो जस्ट टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, कहता है मीन्स ए पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस whether as a principal agent or in either capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। जो बात मैंने बोली, जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हो उस स्टेट में आपका कोई ऑफिस नहीं है लेकिन फिर भी आप काम करना चाहते हो, तो आपके लिए एक कंसेप्ट लाया गया सीटीपी का, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले लो, जितना टैक्स बनता है आप एडवांस में दे दो, आपका वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, बस आपको फाइलिंग करनी है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन खत्म। वो होता है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नीचे मैंने एग्जांपल दी है, राम एक पर्सन है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, 5 डेज़ के लिए दिल्ली में एक बिजनेस एग्जीबिशन लगा तो वहाँ पर गुड्स सप्लाई करेगा वो, ठीक है। इट डजेंट हैव ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है। इन दैट केस वो क्या करेगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का अपना रजिस्ट्रेशन ले लेगा और जितना टैक्स बनता है वो एडवांस में पे करके वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन वो करके अपना फिनिश कर सकता है, उसको दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, आप समझ सकते हो। कभी कभार अगर हमें इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन पूरे साल में करनी पड़ रही है, इन दैट केस। दूसरा सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे हमने सीटीपी समझा है, वो एक इंडियन पर्सन जो एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और दूसरी स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उस पर्सन के लिए है। ये आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या है, जो ओकेजनली ट्रांजेक्शन करता है कहाँ पे, इंडिया के अंदर एज ए प्रिंसिपल या फिर एजेंट या फिर किसी दूसरी कैपेसिटी में, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और इंडिया में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस इन इंडिया नहीं है, कोई फॉरनर इंडिया के अंदर ये ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए भी जैसे सीटीपी है वैसे वो भी एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, और इंडिया में वो ट्रांजेक्शन करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करके और अपना काम कंप्लीट कर सकता है, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा रजिस्ट्रेशन का टाइप है। इस केस में भी आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है सर। नेक्स्ट आपका आता है सर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अब सर ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, इन जनरल जो जीएसटी का कंसेप्ट है जिसे नॉर्मल चार्ज बोलते हैं, उसमें क्या है, एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर क्या करता है, रेसिपिएंट को गुड्स देता है या सर्विस देता है। रेसिपिएंट क्या करता है, सर्विस की जो वैल्यू है, गुड्स की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है, 18 रुपये उसके ऊपर टैक्स बना 18%, और वो 118 रुपये 118 रुपीज़ सप्लायर को देता है, सप्लायर 18 रुपीज़ गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। दिस इज़ द नॉर्मल चार्ज, जो नॉर्मल फ्लो ऑफ टैक्स है ना जीएसटी का, वो ये है। रिवर्स चार्ज में आपका क्या होता है, इसका उल्टा कंसेप्ट होता है। सप्लायर रेसिपिएंट को सर्विस देगा, सप्लायर सिर्फ उनसे 100 रुपीज़ चार्ज करेगा, जो 18 रुपीज़ का टैक्स है वो रेसिपिएंट खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा। अगर आप उस रेसिपिएंट की कैटेगरी में आते हैं, रिवर्स चार्ज के कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है सर जो रिवर्स चार्ज के अंदर फॉल करती हैं। अगर आप रिवर्स चार्ज के अंदर आते हैं और आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है जो आपने सर्विस ली है, गुड्स लिए हैं, इन दैट केस क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म आ जाता है तो। ओके सर, उसके बाद आता है सर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 51। एक सेक्शन है 51, उसके अंदर क्या है,
टीडीएस काटना पड़ता है जीएसटी के अंदर। ये कंसेप्ट इनकम टैक्स के अंदर है, ये कंसेप्ट आपका एक कंसेप्ट इनकम टैक्स के अंदर है जीएसटी का, जब से इनकम टैक्स बना है। ये जो आपका टैक्स का कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर भी टैक्स काटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट बना हुआ है, ये जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अगर हम उनको सर्विस देंगे तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, हमारा टीडीएस काट के और जमा करवाना पड़ेगा। अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो इनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। ये कौन है, ये जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, नोटिफाइड पर्सन में भी इन्होंने यही रखा है। अथॉरिटी, बोर्ड, सेटअप, पार्लियामेंट, स्टेट लेजर, अगर उन्होंने कोई बोर्ड बनाया है, कोई सोसाइटी गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई लोकल अथॉरिटी जैसे आपकी पंचायत वगैरह वगैरह होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, इन दैट केस पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, उस केस के अंदर इनको काटना होता है, तो उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, मैंडेटरी हो जाता है सर। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन द बिहाफ ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। ये वो कैटेगरी है, जैसे मान लो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मैं एज ए एजेंट काम कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे, तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, क्योंकि वो जो सामने वाली पार्टी है वो रजिस्टर्ड है और मैं उसी का एजेंट या उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ये आपका एक केस बनता है अगर आप एज ए एजेंट काम कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन के जो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट आ जाता है आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो कंसेप्ट है हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसकी ऑल ओवर इंडिया क्या है, ब्रांचेज हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल होगा हमारे बैंक्स, SBI, HDFC, जितने बैंक्स हैं इनकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज होती हैं। तो इन दैट केस क्या होते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो 10-15 ब्रांचेस के लिए, 5-7 ब्रांचेस के लिए कॉमन सर्विसेज होती हैं। तो इन दैट केस क्या है, किसी ब्रांच स्पेसिफिक को उसका इन्वॉइस नहीं जाता है और वो क्या करते हैं, उसका इन्वॉइस अपने हेड ऑफिस के नाम पे ले लेते हैं। इन जनरल हेड ऑफिस के नाम पे ले लेते हैं। अब क्या होता है उस केस में, वो जो इनपुट इकट्ठा होता है वो हेड ऑफिस के पास क्या है, ड्यूरिंग द ईयर अगर मान लो जितनी भी कॉमन सर्विसेज के इनपुट उन्होंने बिल लिए वो सारा वहाँ पे इकट्ठा होता है। और फिर वो क्या करते हैं, उस इनपुट को एज पर जो जीएसटी के रूल्स हैं उसमें क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रेस्पेक्टिव ब्रांच को बिलिंग कर देते हैं उसकी, ठीक है, ताकि वो इनपुट उस रेस्पेक्टिव ब्रांच को चला जाए। वो जीएसटी के जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सर अब इसमें होता क्या है, जो वो हेड ऑफिस है उस हेड ऑफिस को उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। किस नाम से, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से। तो वो एज ए ISD रजिस्ट्रेशन लेगा और वो रजिस्ट्रेशन आपका क्या है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट आपका बनता है सर एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। अभी ये किन की बात कर रहा है, कोई फॉरनर है, वहाँ से इसे OIDAR सर्विसेज बोलते हैं। अगर OIDAR सर्विसेज दी जा रही हैं किसी भी कॉमन मैन को जो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, अगर वो रिसीव कर रहा है तो उस केस पे उस फॉरनर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा इंडिया के अंदर। अब वो सर OIDAR सर्विसेज कौन सी होती है, एक हम ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। इसमें लिखता है मीन्स ए सर्विस हुज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, नेचर ऑफ विच रेंडर्स देयर सप्लाई एसेंशियली ऑटोमेटेड इन्वॉल्विंग मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इंटरनेट का यूज़ होता है और वहाँ से ऑटोमेटिक सर्विसेज आती हैं, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन, ना के बराबर ह्यूमन इंटरवेंशन होती है वहाँ पे, तो वो होती हैं OIDAR सर्विस। फॉर एग्जांपल क्लाउड की सर्विसेज हैं, हमने कहीं से क्लाउड की सर्विस ली, हम ऑटोमेटिक वहाँ पर अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन ही नहीं है। कभी कभार अगर कोई टेक्निकल एरर आ जाए तो सपोर्ट चाहिए, नहीं तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। या फिर ई-बुक्स हैं, हमने कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, वहाँ से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं हम डायरेक्टली पेमेंट करके, वहाँ पर ऑलरेडी बुक लोडेड है, आप पेमेंट करो, डाउनलोड करो, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। वो वाली सर्विसेज अगर इंडिया के अंदर फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अगर प्रोवाइड की जा रही हैं, इन दैट केस उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना इंडिया में मैंडेटरी हो जाएगा अगर OIDAR सर्विसेज आ जाती हैं। और सर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, वो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की जो बेसिक डेफिनेशन GST के अंदर दी हुई है वो हम थोड़ा सा एक बार रीड आउट करते हैं। क्या है, मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स।
लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाता हूँ, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजोन, ठीक है, तो कहता है द पर्सन हु ओन्स। अब अमेजोन को कौन ओन करता है? अमेजोन ओन करता है। फ्लिपकार्ट को कौन ओन करता है? फ्लिपकार्ट जो उनकी कंपनी है जो बैकएंड पे काम कर रही है वो ओन करती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो ये आपके जितने भी मीशो हो गया, आपके ओयो हो गया, आपका ये ओला उबर हो गया, वो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो जिनके थ्रू ऑर्डर लगते हैं आइदर सर्विस के और गुड्स के, ठीक है। सेलर माल बेचता है, रिसीवर माल खरीदता है, सेलर सर्विस प्रोवाइड करता है, रेसिपिएंट सर्विस लेता है, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म जो बीच में एप्लीकेशन यूज़ होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको ईसीओ बोला जाता है। तो अमेजोन, ओयो, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या हैं? आपके ईसीओ हैं, ठीक है सर। तो ईसीओ को इनकम टैक्स में दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला ईसीओ हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 सेक्शन के अंदर ना कुछ स्पेसिफाइड सर्विस है। अगर एक ईसीओ के थ्रू वो वाली सर्विस दी जा रही है तो उसकी कैटेगरी अलग रखी गई है। उन ईसीओ को क्या करना पड़ेगा? उन सर्विसेज के ऊपर जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर जो सर्विस स्पेसिफाइड है उन सर्विस का टैक्स ईसीओ खुद देगा, ठीक है। जो बंदा सप्लाई कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है, उसको देने की जरूरत नहीं है, ईसीओ खुद देगा उसका। सेकंड कैटेगरी रखी है ईसीओ हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 52। एक सेक्शन 52 है, वहाँ पर टीसीएस काटना होता है। जो भी बंदा सर्विस सप्लाई करता है या गुड्स बेचता है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो क्या करते हैं, उनका कुछ परसेंटेज है 1% समथिंग, वो उतना उनको टीसीएस काट के और गवर्नमेंट को उनके बिहाफ पे जमा करवाना होता है जीएसटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। एक वो आते हैं आपके ईसीओ। अब सर इनमें चीज़ दोनों सेम है लेकिन कैटेगरी दो बना दी गई हैं इनकी, ठीक है, सेक्शन 95 और अदर देन सेक्शन 95। अब सर ये तो समझ में आ गया भी ईसीओ क्या होता है और ईसीओ की दो टाइप यहाँ पे रखी है। तो सर इस टाइप का क्या डिफरेंस हुआ, तो वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है पर्सन हु सप्लाई थ्रू ईसीओ। एक पर्सन है वो क्या करेगा? ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा। मान लो ओला उबर है या फिर आपका रैपिडो है। रैपिडो में मैंने अपनी बाइक लगाई, राम ने अपनी बाइक लगाई, श्याम ने अपनी बाइक लगाई। वहाँ पर क्या है, वो बाइक की सप्लाई करता है, पैसेंजर को छोड़ के आता है और उससे चार्जेस लेता है। अब वो जो कैटेगरी है वो 95 की कैटेगरी है। उस केस में उस इंडिविजुअल जो बाइक वाला है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईसीओ जो है, जो रैपिडो है, वो रैपिडो खुद उसका टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करवाएगा। तो वहाँ पर जो लेबिलिटी है गवर्नमेंट ने लिमिट कर दी है, ताकि अब कितने वहाँ पर आपके बाइक वाले या कार वाले ओला उबर पे लगे होंगे, एक एक को ट्रैक करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। जस्ट टू उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए उस चीज़ के ऊपर उन्होंने ईसीओ के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है जीएसटी की, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 95 वाले ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। 20 लाख तक, 40 लाख तक जो लिमिट है वो आपको अवेलेबल है। उस लिमिट तक अगर आप सर्विस देते हो तो जो बंदा सर्विस दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, उस ईसीओ को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। जो रैपिडो, ओला, उबर, उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। लेकिन अगर सेक्शन 52 वाले ईसीओ के अंदर अगर आप फॉलो करते हो और उसके थ्रू फॉर एग्जांपल आपकी जो अमेजोन है ये सेक्शन 52 में आते हैं, फ्लिपकार्ट है सेक्शन 52 में आते हैं और 95 में आपके ओला उबर आते हैं। तो जो 52 वाले ईसीओ अगर उनके थ्रू हम माल बेचते हैं तो जो सप्लायर होगा उसको पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उसको पहले दिन से जीएसटी लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज़ करके या फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपना माल बेच सकता है, नहीं तो वो माल ही नहीं बेच सकता। इट मीन्स दो कैटेगरी रखी है इन्होंने कि किसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर ईसीओ में जाएं तो दोनों ईसीओ के लिए मैंडेटरी है, सेक्शन 95 वाले के लिए और सेक्शन 52 वाले के लिए भी मैंडेटरी है, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना अगर आप एज ए ईसीओ काम कर रहे हो तो। सेकंड, जो पर्सन उनके थ्रू सप्लाई करेंगे सर्विस की या गुड्स की, उस केस में क्या है, सेक्शन 95 वाले पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। जो उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, एक बाइक वाला सर्विस दे रहा है रैपिडो के थ्रू, एक कार वाला सर्विस दे रहा है थ्रू ओला उबर, तो उनको कार वाले को या बाइक वाले को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। उसमें वो जो रैपिडो या ओला उबर वही जीएसटी लेंगे, वही कलेक्ट करेंगे, वही गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें कोई लेना देना नहीं है। 20 लाख तक हम आराम से अपना ज़िंदगी जी सकते हैं बिना जीएसटी के। लेकिन अगर आप अमेजोन के थ्रू गुड्स बेच रहे हो, अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स बेच रहे हो, इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ईसीओ को तो लेना ही पड़ेगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन को तो, लेकिन जो पर्सन उसके थ्रू माल बेचेगा उसको भी लेना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है सर, मैंने इसको समराइज करके
आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, नीचे यही वर्ड है, द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 95, जो ECO 95 के अंदर आते हैं उन सभी को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहाँ पर ये स्पेसिफाइड सर्विस दी है इन्होंने, क्या क्या दी है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रखी है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या होता है सर, जैसे आपके ओला उबर हो गए उनके थ्रू, तो ओला उबर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, जो बाइक वाला कार वाला काम कर रहा है उसको लेना जरूरी नहीं है। अकोमोडेशन सर्विस ओयो हो गया, तो जो PG वाला है उसको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, ओयो डायरेक्टली देगा। हाउस कीपिंग सर्विस, कोई प्लम्बर, किसी ने ऐप बनाई, उस ऐप के थ्रू आप प्लम्बर को घर बुला सकते हो, ठीक है, कारपेंटर को आप घर बुला सकते हो, तो कारपेंटर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऐप है उस ऐप के मालिक को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, वही GST कलेक्ट करेगा, जो फीस होगा उसके अंदर इंक्लूडेड होगा और वही गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है सर, यहाँ पर आपका कंसेप्ट ये कंप्लीट होता है ECO 95 वाले का। द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विस, ये वो बोथ अदर देन द सप्लाई स्पेशल 95, मतलब 95 वाले ECO को छोड़ दो, अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, सेक्शन 52 में जिनको TCS काटना होता है उनके थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो, तो जो बंदा सप्लाई कर रहा है, जो शॉपकीपर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, या बिजनेसमैन सप्लाई कर रहा है, उसके थ्रू अपना माल बेच रहा है, उसको भी GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, उसको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अलाउड नहीं है 10, 20 और 40 की। ठीक है सर, अब इसके अंदर क्या हुआ सर, इन्होंने एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है कि जो 52 वाली कैटेगरी है, अगर उसके अंदर एक पर्सन सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, वो जो 95 वाली सप्लाई ऑफ सर्विस को छोड़ दो, अगर कोई अदर सप्लाई ऑफ सर्विस करता है तो उस केस में सिर्फ सप्लायर ऑफ सर्विस को 20 लाख और 10 लाख की लिमिट अलाउड है, सेक्शन 52 वाले ECO के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हो। गुड्स वाले को अलाउड नहीं है, गुड्स वाले को तो शुरू से ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो फिर आपको अलाउड है। ठीक है, तो वो हो गया आपका। फिर इन्होंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द 52 वाले ECO को लेना भी जरूरी है। ऊपर मैंने आपको बताया 95 वाले ECO को लेना भी जरूरी है, दोनों के लिए मैंडेटरी है, दो कैटेगरी इन्होंने ECO की बनाई है, लेकिन जो पर्सन इनके थ्रू सप्लाई करते हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कहाँ पे है, अगर आप 95 वाली कैटेगरी में आते हो, उसके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, ओला उबर के ऊपर आपने कार लगा रखी है, बाइक लगा रखी है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, फिर आपको फर्स्ट डे से लेना होगा विदाउट एनी लिमिट। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। होप सो के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए वीडियो। और गाइज, इसके बाद मैं पार्ट 3 की वीडियो लेके आऊँगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर आप 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ कितनी ही सप्लाई करो, कितनी ही आप सेल करो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी ही नहीं है, विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है वहाँ पे सप्लाई की। वो केस हैं सेक्शन 23 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अगेन।